हेलो स्टूडेंट्स, मैं शेखर और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है और जैसा कि हम सब ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, पिछला वीडियो मेरा लोकसभा और राज्यसभा का है। आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ आप देख लीजिएगा कि जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो हम लोगों ने लोकसभा और राज्यसभा पढ़ लिया है। अब हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं और वह भारत की संघ की कार्यपालिका के शक्ति के प्रमुख होते हैं, या यूं कहें तो संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। आप लोग इसको अच्छा समझिएगा, काफी डॉट्स आप लोग के क्लियर हो जाएंगे और काफी प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। आप बीच बीच में वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट पे ले लीजिएगा ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है और मैं उसमें क्या सुधार कर सकता हूँ या आपको कहाँ पर समझने में परेशानियां हो रही हैं। तो आइए हम देखते हैं राष्ट्रपति। तो देखिए, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये पूरे का वर्णन भाग 5 के आर्टिकल 52 से 78 तक में इसका पूरा वर्णन है। संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? तो संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल और महान न्यायवादी शामिल होते हैं। ठीक है, संघ की कार्यपालिका। ठीक है, अब हम लोग इसको अलग अलग पढ़ेंगे, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए कि अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत में एक राष्ट्रपति का प्रावधान है, या आर्टिकल 52 के अकॉर्डिंग भारत में क्या होंगे? राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख। भारत को संविधान में राज्यों का संघ कहा गया है, इसलिए राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख एवं संवैधानिक प्रधान होता है। संवैधानिक प्रधान होता है जिसकी जिम्मेवारी होती है देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना, और वो काफी सर्वोच्च शिखर पर आसीन होता है, इसीलिए उसको भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसको मैंने पहले बताया कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, वही बात अगर राज्य के संदर्भ में कहेंगे तो राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। चूंकि भारत ने संसदीय व्यवस्था को अपनाया है, यहाँ पर जनतंत्र है, लोकतंत्र है, यहाँ जनता अपने प्रतिनिधि को स्वयं से चुन के भेजते हैं, अतः राष्ट्रपति नाम मात्र के कार्यपालिका के प्रधान हैं, नाम मात्र के कार्यपालिका हैं, जबकि वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल है। बहुत ही महत्वपूर्ण तो बिंदु यहाँ पर कि वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो प्रधानमंत्री, और नाम मात्र की कार्यपालिका कौन है? तो राष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि भारत में संसदीय व्यवस्था है। अब देखेंगे राष्ट्रपति की योग्यता, इसका वर्णन अनुच्छेद 58 में है। एक नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा आर्टिकल बता दूंगा राष्ट्रपति से संबंधित। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति योग्यता, जिसका वर्णन अनुच्छेद 58 में है, कौन व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनने योग्य है और कौन भारत के राष्ट्रपति बन सकता है। तो बनने के लिए सबसे पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष हो। 35 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। लोकसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, उनमें यह योग्यता हो कि वह लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। किसी लाभ के पद पर ना हो, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, इसको समझ लीजिए। किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी किसी भी जॉब में ना हो और वेतन ना लेते हो, लेकिन अगर वह व्यक्ति राष्ट्रपति, राज्यपाल या संघ या राज्य के किसी मंत्री के पद पर हो तो उसे लाभ का पद नहीं माना जाएगा। अगर वह संसद का सदस्य है तो राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व उसको उस पद से त्याग देना होगा। अब देखिए, राष्ट्रपति जब चुनाव लड़ते हैं तो उसके लिए 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50
अनुमोदक होना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति जब चुनाव लड़ता है तो उसको उसे एक जमानत राशि सरकार के पास जमा करना होता है, लेकिन राष्ट्रपति 15,000 रुपए की जमानत राशि आरबीआई के पास जमा करेगा। कहां जमा करेगा? आरबीआई के पास। अगर वह चुनाव में कुल वैध मतों का जितना वोट पड़ा उसके 1/6 से कम वोट लाता है तो यह जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। और अगर 1/6 से अधिक वोट लाकर अगर हार भी जाता है फिर भी यह जमानत राशि उसको वापस कर दी जाएगी। अब देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन अनुच्छेद 54 में है। राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन अनुच्छेद 54 में है। ठीक है, अब देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन लोग भाग लेते हैं। क्या हम और आप भाग लेते हैं? नहीं, राष्ट्रपति के निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान के द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, याद रखिएगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, एकल संक्रमणीय या एकल हस्तांतरीय मत पद्धति के द्वारा होता है राष्ट्रपति का चुनाव। तब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेते हैं? तो देखिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों सदन मतलब दोनों सदन बोले तो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जिनका चुनाव जनता करती है वो भाग लेंगे, ना कि मनोनीत सदस्य। जैसा कि जानते हैं कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को चुनते हैं, वे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। और लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को चुनते हैं, वे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। जबकि दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के नहीं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं। और सभी केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब देखिए कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया थोड़ा सा जटिल है, लेकिन आज आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होता है और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है। तो देखिए इस पूरे प्रोसेस के लिए एक फॉर्मूला है। जैसे संघ में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 545 है, लेकिन अगर राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या देखें तो संसद के सदस्यों की तुलना में अधिक हो जाएगा। तब क्या दोनों में समान अनुपात रह पाएगा? नहीं, राज्यों की विधानसभा का वोट ज्यादा हो जाएगा और केंद्र का वोट कम हो जाएगा। इसीलिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो आया, इसके लिए तो फॉर्मूला लाया गया। तो देखिए एक विधानसभा के एक विधायक के मत का मूल्य कितना होगा, तो उसको निकालने का एक फॉर्मूला है कि एक विधायक के मत का मूल्य बराबर राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य गुने 1/1000, या राज्य की कुल जनसंख्या को जब राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित संख्या गुने 1000 से भागा देते हैं तब एक विधायक के मत का मूल्य हमको प्राप्त हो जाता है। वहीं एक संसद सदस्य के मतों का मूल्य ज्ञात करने के लिए ये सभी राज्यों के विधायकों का मतों का मूल्य बटे संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, तब एक संसद के सदस्य के मत का मूल्य हमको प्राप्त हो जाता है। यही है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, अब देखिए अब फिर क्या कहते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निश्चित मत आपको लाना होता है। वो निश्चित मत क्या होता है, तो कुल वैध मत बटे 2 + 1, यानी कि 50% हो गया ना, कुल वैध मत बटे 2, 50% + 1, यानी कि 50% से अधिक, एक भी अधिक हो जाएगा तो हो जाएगा। तो 50% से अधिक कोई एक ही व्यक्ति को आएगा। अब आगे देखते हैं, हस्तांतरित एकल संक्रमण मत पद्धति क्या है।
या एकल हस्तांतरित पद क्या है। तो इसमें ऐसा होता है कि जो वोट देते हैं उनको एक लिस्ट दी जाती है जो कैंडिडेट लोग का, और उसमें उन्हें नंबर देना होता है, वरीयता देना होता है। जैसे मान लिया हमने वोट करने गए हैं और एक व्यक्ति को एक वरीयता दी, फिर कहें कि अगर ये ना बने तो ये बनना चाहिए, इसको मैंने 2 दिया, फिर इसको मैंने 3 दिया, और अगर ये ना बने तो इसको बन जाना चाहिए, मैंने 4 दिया। ठीक है, अब क्या होगा कि पहले बार में एक वरीयता प्राप्त करने वालों का कैलकुलेशन किया जाएगा। अगर यह 50% से अधिक मत लाएगा तो विजेता घोषित हो जाएगा, नहीं तो दूसरा वरीयता जो लाएगा उसका नाम होगा, और जो पहला वरीयता में सबसे कम लाया था उसका कैंसिल हो जाएगा। फिर दूसरे व्यक्ति का दूसरे वरीयता को एक मानते हुए फिर उसका कैलकुलेशन किया जाएगा। हम लोगों ने याद भी किया होगा कि एक राष्ट्रपति का चुनाव वीवी गिरी का दूसरे चरण में हुआ था। अब देखिए यहाँ पर टिक से आप देखिएगा वीवी गिरी, वी दोबारा आया, इसलिए उनका जो राष्ट्रपति बने थे द्वितीय चरण के मतगणना में बने थे। ठीक है, इस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब देखिए कि राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है, और एक व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर कोई विवाद होता है तो उस विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय में किया जाएगा, और अगर सर्वोच्च न्यायालय में उसके निर्वाचन को अवैध ठहरा दिया जाएगा तो उसके द्वारा किया गया कार्य अवैध नहीं होंगे, वो वैध होंगे। ठीक है, भले ही बाद में उस व्यक्ति को अवैध घोषित कर दिया जाए। तो इस प्रकार राष्ट्रपति आपका क्लियर हो गया। अगले नेक्स्ट वीडियो में राष्ट्रपति के कार्य और अधिकार, वीटो पावर आदि के बारे में पढ़ेंगे, तब आपका पूरा राष्ट्रपति कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।